मौजूदा दौर में मुल्क हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा नशे के जाल में फंसता जा रहा है। कर्नाटक में नशे का धंधा आसमान छू रहा है। नौजवान सस्ते नशे में इस तरह फंस रहे हैं कि इन्हें दोबारा जिंदगी में लौटना मुश्किल हो रहा है। बेंगलुरु में कुछ लोगों ने नशे के आदी नौजवानों को नशे से बाहर लाने के लिए इंशा रिहाब सेंटर के नाम से रिहैबिलिटेशन सेंटर का आगाज किया है। बेंगलुरु के मुनिरेड्डी पाल्या में इस रिहैबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह का और हमारे रसूल का शुक्रिया अदा करते हुए काम के लिए हम लोग मिल के खड़े हैं। ये पैसा कमाने के लिए का मकसद नहीं है, सब अपने अपने कारोबारों में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये गौराना फ़िक्र देखते हुए मौजूदा हालात के ऊपर कुछ क़दम बढ़ाने के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइज कमेटी बनना, इसके पीछे कई सारी मेहनत लगी है जो आज इसका नतीजा यहाँ तक आया। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमाना या रिहाब सेंटर चलाना हमारा मकसद नहीं है। एक तरतीब बनाई गई है, एक एजुकेटेड तबका साथ है। हम रिहाब का आने वाला बच्चे को एक तरीक़े से सुधारते तो है, साथ में उसको एजुकेट करेंगे, उसको कुछ हुनर देंगे। इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से वो अपनी गुज़रे माश चला सके इंशाअल्लाह। और जो फ़ीस के बारे में भाई बात कर रहे हैं, एक नॉमिनल फ़ीस रहेगी जो उनकी अखराजात के ऊपर इस्तेमाल होगा, और मेडिकेशंस रहेंगे, डॉक्टर्स का डेली विज़िट्स रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, जुड़ने वाले भी हैं। तो इस नतीजे पे हम एक कॉम्पैक्ट तरीके से ज़्यादातर नौजवानों के ऊपर मेहनत पड़ रहे हैं। प्रिवेंशन और कोई शायद हमारे लीडर्स बताए हुए होंगे कि हमारे पास कुछ टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस हैं जो अफराद इधर आएंगे इबादत के साथ अपना तो कुछ तजुर्बा हासिल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो कहाँ पर आपका लोकेशन है, आप क्या करना है, किस तरीके से? जी हमारा लोकेशन नंदीदुर्गा रोड एयरटेल ऑफिस। ये मेजर लोकेशन आपको खादरिया मस्जिद बोल सकते हो, खादरिया मस्जिद के नियर बाई मिल जाएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9902 888 905। हाँ 98 38 है। किसी एक मज़हब के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए हमारा एक कोशिश है कि सारी इंसानियत की खिदमत हो। मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पर बीमारी ज़्यादा होती है तो तवज्जो उसको ज़्यादा दिया जाता है। अगर किसी माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ज़्यादा भूखा है तो पहले उसी को दूध पिलाया जाएगा। तो आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि किन को ज़्यादा ज़रूरत है, उनको हम जो है पहली सफ़ में जो है कोशिश करेंगे कि उनको हमारी खिदमत मिले। और यहाँ पर कितने लोगों की लिए जगह है? एक बार ऐसा होता है कि रिहैब कम पड़ जाते हैं लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं, तो कितने लोगों की लिए? ऑलमोस्ट अभी बेंगलुरु में जितने भी रिहैब्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, बिकॉज़ इनटेक लिमिट जो होती है वो क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पूरे सिटी में ऐसे और जो है बहुत सारे रिहैब्स को खोलने की ज़रूरत है। हमारे पास जो अभी जो शुरू हुआ है, कम से कम जो है यहाँ पर 100 के करीब हम लोग जो है जा सकते हैं, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी रेडी हैं। हम लोग करने के लिए हमारे पास क्षमता भी है और उसकी नीयत भी है इंशाल्लाह। जब लोग कॉल करते हैं उनके घर में ऐसे उनके बच्चों जी, तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाता है, या फ़ोन के जरिए से वो आप यहाँ पर लाकर छोड़ना है या आप पिकअप करेंगे, किस तरीके से होगा उसके बाद? जी हमारे पास जो है ना सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको अनकरीब जो है हमारा वेबसाइट भी मिल जाएगा, वेबसाइट के ज़रिए से अभी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल ईमेल आईडीज़ और नंबर्स भी, कॉल नंबर्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पर डेडिकेटेड टीम होगी जो आपको सुनेगी और आपको रिस्पांस भी करेगी। वक्तन फ़वक्तन अगर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जो है पिकअप भी कर सकते हैं, हमारे पास वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है सर। कई सारे रिहाबों में सुना गया है कि बच्चों को मारते हैं, लड़ते हैं, उनके साथ बहुत ही गलत करते हैं। जी, तो उसके बारे में वजाहत कर दीजिए, क्योंकि कई सारी जगह ऐसे कंप्लेंट आती है। जी सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिहैब मतलब कोई हॉस्टल नहीं है, कोई सुधारगाह नहीं है कि यहाँ पे रख के किसी क्रिमिनल को मार तोड़ कर सुधारा जाए। रिहैब जो है एक रिफॉर्मिंग प्रोसेस है जहाँ पर साइकोलॉजिकली और रूहानी इलाज होना ज़रूरी है मेडिकल के साथ साथ।
जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने तरीके से काम करेंगे, वो साइकोथेरेपीज़ करेंगे, अपने अलग अलग जो वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आज सर्टिफाइड मेथड्स हैं, उन्हीं सर्टिफाइड मेथड्स के ज़रिए से जहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे मारने तोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो लोग जाहिल होते हैं जिनके पास कुछ भी इल्म नहीं होता है, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं होता है ऐसे कामों का, और ना ही उनका बेसिक ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे लोग अनट्रेंड, अनस्किल्ड और अनएक्सपीरियंस्ड लोग अगर ऐसे कामों में हाथ डालेंगे तो नो डाउट वो लोग गलत तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसका डिज़ास्टरस मेथड भी उनके सामने आ जाएगा रिजल्ट बनकर। तो हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल कल्चर्ड लोगों को जो पे यहाँ पे हम लोग जो है डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मारना तोड़ना ये सब तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। ज़रूरती मेथड जो है हम अडॉप्ट करेंगे। जी, हमारी कोशिश ये है कि कम समय में रिहैब हो। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने की नीयत से जो है इंसान को लंबा तरीके से लंबे समय तक यहीं पर रखा जाए, ऐसा नहीं है हमारा इरादा। हमारा इरादा है कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के तरीके से जितने कम समय में उसको रिहैब किया जा सकता है उतने कम समय में करना है, क्योंकि रिहैब में ज़्यादा दिन रखने से भी इंसान को जो है ना उसकी भी लत लग सकती है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं सर। Thank you so much. Myself, M.K. Maitri, I am an advocate, but still in this organization I am a general secretary. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिहैब के बारे में हमारा डिस्कशन काफ़ी दिनों से चल रहा था। ये आज जो कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को जो परेशानी, ये नशे की लत लगी है, यंग बच्चों में ये हालत चल रही है, इसको देख करके पहले इसमें पंजाब स्टेट हुआ करता था जो हिंदुस्तान का सबसे प्रॉस्परस स्टेट था। अब सुनने में आया कि केरला उससे बाजी ले जा चुका है आगे। केरला के यंग बच्चे जो है इसमें मुलविस हैं। हम नहीं चाहते कि कर्नाटक और बेंगलोर के लड़के हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो। इसलिए कुछ नौजवान, कुछ साथियाँ मिल बैठ के एक खिदमत खल्क़ की पॉइंट ऑफ व्यू से एक काम इसको खोलने के लिए, एक रिहैब चलाना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इसको चलाने के लिए डिसाइड करके आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि सारी कम्युनिटी का साथ हमारे को हो, और सारे पेरेंट्स, ख़ास तौर पे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी रखें और बच्चों के दोस्तों को चेक करें, क्योंकि ये काम शुरू होता है दोस्तों में, छोटे बच्चों की दोस्ती से काम शुरू होता है। और ये चीज़ को जो है ना रोकना है हमें, और हमारा काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए कौम की दुआएं, कौम का साथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ, कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के हमको ये काम करना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, इसको महज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, इसको रूहानियत से भी हमको क्योर करना है। अल्लाह का एहसान है, हम सब मिल बैठे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सारे लोगों का जो आज यहाँ पर आकर हमारी हिम्मत अफजाई की है, और मैं चाहता हूँ कि काम के सक्सेस में सबका हाथ हमारे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। उन्होंने कुछ वाक़िए बयान किए, शर्मनाक, दर्दनाक वाक़िए उन्होंने बयान किए। आपने डॉक्टर खलील साहब को सुना, उन्होंने कुछ वाक़िए बयान किए, शर्मनाक, दर्दनाक। ये जो मसला है आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे में घुसता जा रहा है, कमज़ोर करता जा रहा है हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को। मैं भी एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरा नेटिव रायचूर है, छोटा सा शहर, पुरअमन शहर। 1-2 महीने पहले कुछ हादसे हुए। उससे पहले मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई कैसा है मुआशरा, कैसा है शहर हमारा, क्या इसमें कोई मसला है, ड्रग्स का कोई प्रॉब्लम है? तो लोग कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं।
हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, वो बड़े शहरों में होता है। और कुछ ही महीने बाद कंटिन्यूअस क्राइम बढ़ जाता है, 5 कत्ल हो जाते हैं एक ही महीने। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, रात में 10 बजे पुलिस की गश्त होती है, सब लॉकडाउन हो जाता है, और उसमें अक्सर ड्रग एडिक्ट्स इन्वॉल्व। तो हम उस शहर के बाशिंदे ये सोच के बैठे थे कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पुरसुकून है, अमन है, हम एक अच्छा मुआशरा है। और एक दिन अचानक हमको पता चलता है कि ये बीमारी हमारे मुआशरे में इस तरह घुस चुकी है कि हमारे दिलों को दहला देती है। पूरे शहर में एक अफरा तफरी का मामला हो गया, माहौल हो गया। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर भेजने से डरने लगे। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं बिगाड़ता, ये एक फैमिली को नहीं बिगाड़ता, ये खानदान को नहीं बिगाड़ता, ये पूरे के पूरे मुआशरे को बिगाड़ देता। वजह पूछते हैं आप क्यों नहीं यहाँ आए, क्यों वहाँ गए, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी नशे की ये है पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, हिमाचल में, उतनी इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। हर घर से एक आदमी कम से कम नशा करता है। बाद औक़ात मैंने देखा है कि बाप बेटे दोनों आके ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। मैंने ऐसे भी मंज़र देखे हैं जहाँ बेटे को बाप और माँ लेके आते हैं और माँ के ऊपर निशान होते हैं, थप्पड़ के निशान या मारे हुए निशान होते हैं। ये क्या हो गया मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझसे पैसे मांगे नशे के लिए, जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मारा, पीटा, और ये पुलिस कंप्लेंट भी नहीं देना चाहती क्योंकि घर का मसला है। तो ऐसे मैंने हज़ारों वाक़यात देखे हैं जहाँ माँ बाप जो है बिल बिला के रोते हैं और कोई जो नशा करने वाला अगर नशा छोड़ देता है तो इतनी ही खुशी होती है उनको कि ला के कोई ना कोई तोहफ़ा दे के जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बचा लिया। मैं कहता हूँ बस अल्लाह ने मुझे खिदमत करने का मौका दिया है, मुझे यही लाइन में पढ़नी चाहिए थी, मैंने उसी लाइन में पढ़ाई की और मुझे बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा आप लोगों ने और ज़िम्मेदारान ने कि यहाँ भी खिदमत का मौका दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं यहाँ खिदमत करने की नीयत रखता हूँ और इंशाअल्लाह आगे जैसे बढ़ेगा मैं इसकी पूरी ये करना चाहता हूँ। और एक बात कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे रिहैब होंगे, बहुत सारे इदारे होंगे जो नशे छुड़ाने में काम कर रहे हैं, लेकिन सबका अप्रोच अलग है। थोड़े लोग सिर्फ साइंस की मदद में, साइंटिफिक मेथड से फॉलो करके उसको छुड़ाना चाहते हैं। थोड़े लोग सिर्फ नॉन साइंटिफिक यानी दीन की, ऐसे ही जो है क्रिश्चियंस भी बहुत कर रहे हैं, वो भी है ना, उनके इदारे हैं जहाँ वो दिन रात उनको गॉस्पेल सुना के, ये सुना के, अंदर बांध के रख के उनको नशे से छुड़ाते हैं। चीज़ है वो चीज़ अल्लाह को बहुत पसंद है, वो इंसानियत का दर्द और इंसानियत के लिए खैर खाई भलाई चाहे। आज हम सब जो जमा हुए हैं वो इसी उन्वान पर जमा हुए हैं। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा तिलावत किया। इसका एक बैकग्राउंड है। मैं गुजारिश करता हूँ, और ये मेरी गुजारिश भी नहीं है बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म भी है। एक जगह अल्लाह फरमाते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान, लोग कुरान करीम में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। जो मिसालें अल्लाह ने बयान फरमाई, जो वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए और अंजाम जो अल्लाह ने बयान फरमाया,
इन सारी बातों में लोग गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्यों? हमने तो उनको समझने का दिल दिया है, क्या इनके दिलों पर कुफल पड़ गया है? कुफल तो अल्लाह ने नहीं डाला, लोग गफलत का शिकार हैं। तो लिहाजा कुरान करीम की इस आयत पर भी हमें गौर व फिक्र करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्ज़, जो कोई किसी इंसान को, या कोई दीन धर्म रिलीजन का किस्सा नहीं है, अल्लाह फरमाते हैं नफ्स, नफ्स कहते हैं जानदार को, जो कोई किसी दूसरे इंसान को नाहक कत्ल कर दे, ज़मीन में फसाद मचाने के लिए कत्ल कर दे, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, हुकूमत उसको सज़ा देती है। जज साहब बैठे हैं, मुकदमा होता है, इन्होंने इस आदमी को नाहक कत्ल कर दिया। जज साहब फैसले में क्या लिखते हैं? उस एक आदमी को मारने की वजह से इनकी यह सज़ा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी अदालत में, मेरी बारगाह में, तुम्हारी अदालत में, तुम्हारी बारगाह में ये आदमी एक आदमी का कातिल है, लेकिन सुनो, मेरी अदालत में एक आदमी का कातिल नहीं है, ये तमाम इंसानों का कातिल है जो किसी को नाहक कत्ल कर देता है। तो ये एक जहर है और एक नशा है। जहर खाने वाले को कत्ल करती है, दूसरे को कत्ल नहीं करती। नशा, वो नशा इस्तेमाल करने वाले को भी नशा कत्ल करता है, और वो नशा जो है उसके ज़रिए से और कई लोगों को कत्ल करवा देती है नशा।